जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, टॉपिक का नाम है क्या चीन पाकिस्तान दुश्मन बनते जा रहे हैं? आर चाइना एंड पाकिस्तान बिकम राइवल्स ऑफ ईच अदर या एनिमीज ऑफ ईच अदर? अब ऐसा क्या है कि जब ये एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं या बन रहे हैं या बन चुके हैं, ये सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर आज ये पूरा का पूरा सेशन है, वीडियो है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे आपको दे रखा है उसको भी ज्वाइन करें। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है तो वो आप हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम आपकी प्रिपरेशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए होगी आपको तो वो पूरी करेंगे। आपको इस मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है क्या पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी के ऊपर टॉपिक डिस्कशन, क्योंकि पिछले जब इमरान खान था तब और पिछले कुछ महीने पहले बिलावल भुट्टो जब चाइना गया तब दोनों मामलों में ये दावा ठोका जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो आसमान से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और न जाने XYZ कितने सारे फ्रेजेस लगाकर कह दिए गए और ऐसा बताया गया कि हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, हम बहुत पक्के वाले दोस्त हैं, टाइप जो भी बातें हो रही थी। यार पहली बात, आप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? जब दो देश आपस में एक दूसरे की दोस्ती के लिए ऐसी कोई कसमें खा रहे होते हैं तो वो नॉर्मली, हमने तो जहां तक देखा है, ऐसी दोस्ती की कस्में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप का जो मामला होता है कि जिसमें एक दूसरे से कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको पूरी करने के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं कि आगे इनको हम परमानेंट करेंगे या जैसे भी है। इसका किसी भी तरीके से डिप्लोमेसी में कोई लेना देना नहीं होता, ये समझ लीजिए। और अगर कहीं किसी दो देश को ये कहना पड़ रहा है दूसरे देश से रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, तो असलियत में मजबूरी को समझिए, वहां उसे वो प्रूफ देना पड़ रहा होता है कि भैया आपकी और मेरी दोस्ती में दरार आ रही है और वो दरार लाने वाला कोई तीसरा बंदा है। आप क्या चाहते हैं या आपका क्या विश्वास है ये मुझे बताइए। जब इस तरीके के विश्वास के मामले में आगे बढ़ा जाता है तो यहीं से कहीं ना कहीं प्रूफ देना पड़ता है कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे लिए ही बना हूं, XYZ पूरी सिचुएशंस बतानी पड़ती हैं और इसी से आपको समझ में आएगा कि भैया दोस्ती में कुछ दरार आ चुकी है। हाँ, जब भी कोई दो दोस्त ये कहें कि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है और कहना पड़े, जिस रिश्ते में आपको रिश्ते का नाम बताना पड़ जाए, जिस रिश्ते में आपको रिश्ते की गहराई बतानी पड़ जाए और वो उसके सामने जो उसके साथ है, इसका मतलब शक की कोई दीवार थी, उस शक की दीवार को आपको मिटाना पड़ रहा है। ये हाल पाकिस्तान और चाइना के बीच तब था जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका था और कहीं ना कुछ समस्याएं आनी शुरू हो चुकी थी। अब ये चीज मैंने उस टाइम भी बोली थी जब ये बयान आया था कि ये जो दोस्ती गहरी और ऊंची बता रहे हैं, ये असलियत में कोई दरार पड़ गई है, उसे दबा रहे हैं और उसका प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुमसे दूर नहीं हैं। ये अफगानिस्तान के बाद का मामला है जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान ने तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे कब्जा किया और सिचुएशंस कहीं ना कहीं इस तरीके से आ गई कि पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था कि हम तालिबान जो हैं वो बड़ा, तालिबान जो है हमारे भाई हैं, वो जीत गए हैं, इस्लाम की जीत, और पता नहीं कौन कौन से ब्ला 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 शोर मचा रहे थे कि हम सब ये हैं वगैरह वगैरह। अब इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखिए कि असलियत में दोस्ती के आने के कारण क्या हैं। अब समझिए इस चीज को कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती में दरार के आने के कारण क्या हैं, क्यों ये दरार आ रही है।
भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप मैप जो है दूसरा लिया कीजिए, गूगल मैप इस्तेमाल मत किया कीजिए, हमारे को साफ नहीं दिखाई देता। मैं इस मामले में आपसे क्षमा मांगता हूं कि भाई इस प्रॉब्लम ये है कि सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, तो मेरे पास ये पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। और प्रॉब्लम ये है कि किसी भी लड़के को रखूंगा तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस टॉपिक पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये उस लड़के को बताना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप यहां समझिए मामला क्या है। मामला या सिचुएशंस ये है सबसे पहले कि असलियत में 1989 में जब अफगान वॉर खत्म हुआ और फॉल ऑफ यूएसएसआर, भाई 1989 से यूएसएसआर का जो फॉल था वो शुरू हो चुका था, समझे। जब फॉल ऑफ यूएसएसआर शुरू हुआ तो 1979 यहां तक कि 1947 जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुए, हिंदुस्तान आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान से टूट के वो आजाद नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, वो नियो कॉलोनियलिज्म का शिकार हो गया। इतना अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिस पाकिस्तान को गलतफहमी हो, जिस पाकिस्तानी को गलतफहमी हो या जिस हिंदुस्तानी को गलतफहमी हो कि पाकिस्तान आजाद हुआ, तो गलतफहमी दूर करें। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान असलियत में अलग बनाकर उसे नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद का शिकार बना लिया। यानी वहां सरकार उन जैसे दिखने वाले लोगों की होगी, लेकिन वो लोग असल में उस देश के लिए काम ना करके अपने मालिक यानी ब्रिटेन और अमेरिका के लिए काम कर रहे होंगे। तो इतना समझ लीजिए, इसी को नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो नियो कॉलोनियलिस्ट कंट्री का एग्जाम्पल बना, जैसे फिलीपींस बना था, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जगह पर। यूक्रेन वाला मामला भी नियो कॉलोनियलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। और जो ज़ेलेंस्की है वो आज के दिन किसी तरीके से, वो जो कार्टूनिस्ट है, क्या नाम है वो, जो भी है स्टैंड अप कॉमेडियन, वो खड़े होकर इस समय पर केवल और केवल यूरोपियन कंट्रीज के हाथों की कठपुतली है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे ढोल डपाले कर रहा है। इस नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर आम जनता जो है वो ज्यादा बर्बाद रहती है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के अंदर गोरा आदमी या किसी दूसरे देश का आदमी जो है वो आपके सामने खड़ा होकर आपके ऊपर शासन करता हुआ दिखाई देता है, जैसे हिंदुस्तान के केस में था। नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर वो आदमी सामने खड़ा जो आप पर रूल करने वाला है, जो जेन्युइन शासन करने वाला है, वो आपके सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि आपके लोग बंद कमरे में या पीछे की तरफ जाकर उस आदमी से जाकर पूछ रहे होते हैं भाई साहब क्या करें, और वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, वो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा होता है, अपना फायदा उठा रहा होता है और इस देश को गुलाम बनाए रखता है। पाकिस्तान वही नियो कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है, इतना समझ लीजिए। यहां मैं मानता हूं कि भाई अभी तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि पाकिस्तान कोई नियो कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है, लेकिन आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखिएगा कि पाकिस्तान कभी आजाद हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान केवल और केवल शक्ल बदल गई, गोरे लोग चले गए, उनकी जैसी शक्ल दिखने वाले लोग आ गए और वो लोग सेमी फॉर्म में, कॉलोनियलिस्ट पावर के फॉर्म में, मतलब सेमी कंट्रोल के अंदर थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1971 से लेकर 2015 के बीच तक पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, या यूं कहें 2018 तक पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। अब 1947 से 1971 में पाकिस्तान जो है वो नियो कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है, और ये नियो कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सेमी नियो कॉलोनियलिज्म कहेंगे। सेमी नियो कॉलोनियलिज्म इसलिए क्योंकि कुछ हरकतें पाकिस्तान वालों ने ज्यादातर खुद करी और कुछ हरकतें जो हैं वो ब्रिटिश फोर्स या ब्रिटिश अमेरिका से प्लान्ड थी, ये समझ लीजिए। जब पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो वेस्ट के कंट्रोल से बाहर निकलने की बात करता है, और जुल्फिकार जो कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म के फेवर में जा रहा था और यूएसएसआर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था 1971 वॉर के बाद, तो
तो इसे फांसी दे दी गई और जिया उल हक जो है वो वहां का डिक्टेटर बन गया। और जिस दिन जिया उल हक डिक्टेटर बना उसी दिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पूरे तरीके से कंट्रोल में आ गया, या यूं कहें कि अमेरिका का गुलाम बन गया। वो अमेरिका का गुलाम बन गया, पूरे तरीके से गुलाम बन गया। अब इसका नया स्टेप क्या है? इसका नया लेवल ये कि 1971 से लेकर 1989 तक पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं फेवरेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ये फेवरेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज था, यानी यूरोपियन देशों का सबसे ज्यादा प्यारा देश बना रहा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के दम पर ही यूएसएसआर यानी कम्युनिस्टों को हरा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें एक तरफ सऊदी अरेबिया जाकर खड़ा हो गया, दूसरी तरफ अमेरिका जाकर खड़ा हो गया। अब आप सोचकर देखिए क्या बेवकूफी रही होगी। सऊदी अरेबिया कहता है मैं पैसा दे दूंगा तू लड़, अमेरिका कहता है मैं हथियार दे दूंगा तू लड़, और पाकिस्तान कहता है मैं अपने बंदे दे दूंगा और उन बंदों को अपने देश में रख लूंगा, उन सांपों को अपने बैकयार्ड में पाल लूंगा, अपने आंगन के अंदर मैं वो जो सांप हैं तुम बनाने की कह रहे हो वो पाल लूंगा, बस पैसा दे दो। यार देश हो गया कोई वेश्या हो गई। सोचकर देखो। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, बट रियलिटी है। मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही। वो बुद्धि इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उस बुद्धि ने कभी देश के बारे में सोचा ही नहीं। पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के जो सरमाएदार हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या रूलर्स हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है। वो पाकिस्तान को हैंडल करने का ढोंग करते रहे और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है कैसे। इसीलिए जब यूरोप के देशों से एड आती तो ज्यादातर एड इन लोगों की जेब में जाती, और ये लोग भी उस एड को अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देते तो शायद अच्छा होता। जैसे हमारे देश के नेता हैं, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा करप्ट हैं, लेकिन करप्ट नेताओं की भी एक खास बात यह है कि वो सारा पैसा अपने पास, अपने देश में टैक्स हेवन कंट्रीज से घुमा के लाते हैं और यहीं इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में सर्कुलेट होता रहता है, भले ही उनके पास ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्शन टाइम और दूसरी जगहों पर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो इकोनॉमी को बूस्ट दे देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। करप्शन बंद होना चाहिए, करप्शन बुरी बात है, लेकिन इस करप्शन ने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो किया इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं बर्बाद करके पाकिस्तान की तरह खाली नहीं किया। क्योंकि मैंने कल भी एक बात बताई कि इंडिया के अंदर जो पैसा, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है वो सरकार, लोग जो है वो बाहर खर्च कर देते हैं, इसलिए आम लोगों के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं होता। हमारी सरकार कैसी भी है उसके पास पैसा है, और वो हमारा अपना पैसा है, किसी का नहीं है, किसी और का नहीं है, वो हमारा अपना पैसा है। समझे? अब आप समझिए, यहां पर 1989 से लेकर फॉल ऑफ यूएसएसआर हो जाता है और अप्रोक्सीमेट 2015 तक ये जो फेज है वो एरा ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कैसे भी करके पाकिस्तान जो है वो दुनिया का फेवरेट बना रहा। चाहे पाकिस्तान तालिबान को खड़ा करने के मामले में और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के मामले में हो, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का गार्जियन कहो या यूं कहो हैंडलर बनाकर भेज दिया कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, हैंडल करे। बाद में सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो वही तालिबान जो है, वही पाकिस्तान वॉर ऑफ टेररिज्म में जाकर दोनों तरफ जाकर खड़ा हो जाता है कि भैया हमें पैसा देते रहो, मुशर्रफ वाला एरा, हमें पैसा देते रहो, हम तुम्हें किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाते रहेंगे, ये हमारी सरदर्दी है। ये बड़ी अचीवमेंट थी, ये बड़ी, इनफैक्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की कि भैया दोनों तरफ से खेल रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मजा बड़ा आ रहा होता है। स्वामी विवेकानंद का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई समस्या नहीं आ रही तो आप रुकिए और सोचिए
रुको और सोचो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर समस्या नहीं आ रही इसका मतलब आप किसी गलत रास्ते पर हैं, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस बहुत आसानी से और बिना किसी कीमत के तो नहीं आती है। यहां पर यही है, 2015 तक असलियत में क्या हुआ था कि 2000 जो है, अप्रॉक्सीमेट 2000 से जब से पाकिस्तान चाइना WTO के अंदर एंटर करता है, तब से लेकर 2015 के आसपास तक 15 साल में चाइना की डबल डिजिट ग्रोथ तेजी के साथ हुई, और यहीं से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की कहो, अमेरिका की कहो, एक बदकिस्मती थी कि इस टाइम पर और जब ये इन्वेस्टमेंट का पीक टाइम था, तब अमेरिका के अंदर ओबामा सरकार थी, यानी ओबामा गवर्नमेंट थी। अब ओबामा वो राष्ट्रपति रहा है जो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा था चाइना में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने में। आज जो चाइना सुपर पावर बना हुआ है, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, पूरी दुनिया का ज्यादा से ज्यादा सामान जो है वो चाइना के अंदर प्रिपेयर हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस बराक हुसैन ओबामा के थे। बराक हुसैन ओबामा, उसने चाइना के अंदर जो खेल किया या चाइना को जो सपोर्ट किया और चाइना की जो ग्रोथ रेट देखी, वो एक अलग ही लेवल की थी। ग्रोथ रेट अलग ही लेवल की थी। तो वहां से चाइना उस पैसे को पाकिस्तान के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट करता चला गया, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कपलिंग जो है वो चाइना के साथ होनी शुरू हो गई। असलियत में इकोनॉमिक कपलिंग का मतलब होता है दो अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाना। जब दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो वो बड़ी ताकतवर होकर निकलती हैं। इस समय मतलब एक बड़ी अर्थव्यवस्था का छोटी अर्थव्यवस्था पर स्ट्रांग कंट्रोल हो जाता है। अमेरिका और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अब आप ये इतना मत सोचना शुरू कर देना कि मैं अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं, उस पर नहीं आ रहा, घुमा फिरा के उसी पे आऊंगा। लेकिन मजबूरी ये है कि यार हम जिस तरीके की क्लासेस लेते हैं उसमें टॉपिक को कनेक्ट करना होता है चीजों से, और रूट लेवल से चीज को उठाना होता है। तो हो सकता है जो अभी का जो आपको पार्ट नजर आ रहा हो वो कहीं ना कहीं आपको लास्ट तक समझ में ही ना आए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, और लास्ट में जब कंक्लूजन होगा तब समझ में आएगा कि वही चीज है। ये यूपीएससी है यार। यूपीएससी में कंक्लूजन पे फोकस होता है। आप कुछ भी लिखते रहो, लास्ट तक उसे समझ में आ जाना चाहिए कि आपने चीज को वहीं जाके जोड़ दिया और उसके रूट कॉज को निकाल के पीक तक पहुंचा दिया। जब आप ये सीख जाते हैं तो यही जेन्युइन यूपीएससी है। और देखो यार, मैं फैक्चुअल टीचर नहीं हूं, मेरे बस की फैक्ट पढ़ाना तो है नहीं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। 100 देशों की राजधानी 2 मिनट के अंदर बताना मेरे बस की बात नहीं है। आराम से मैं वो काम करूंगा जो एनालिटिकल पार्ट है। तो इसलिए थोड़ा देखिए कि पेशेंस रख के मेरे लेक्चर्स को सुने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा भी होता है और बहुत पेशेंस रख के सुनना पड़ता है। ठीक है, क्लास हमारी ऐसी ही होती, 4-4 घंटे बोल के आ जाते, बच्चे के फेस पे स्माइल के अलावा कुछ नहीं होता। स्माइल या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा और हम वो डिस्कशन करके आ जाते हैं। तालियां बजवाना, बेंच बजवाना, शोर मचाना, हुटिंग करवाना, सीटियां बजवाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारी क्लास बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में हो रही होती है। तो जिस तरीके से हम यहाँ लेक्चर लेते हैं वो क्लास में भी वही लेक्चर है। और देखो यार, आप आईएएस बनने जा रहे हो, आपका जो नंबर होगा वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद जो मिनिस्टर कोई भी होगा उसके जस्ट बाद एक आईएएस ऑफिसर ही बैठा हुआ होता है। अब वहां पर मंत्री से कम नहीं होता वो बंदा, ये याद रखिएगा। वो अल्टीमेट लेवल पर मंत्री से कम नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे। तो उसमें एक सीरियसनेस होती है, सिंसियरिटी होती है, और इसी वजह से हमें थोड़ा सा चीज को तरीके से पढ़ाना होता है, डीप लेवल पर पढ़ाना होता है। और इसलिए थोड़ी सी चीजें घुमा फिरा के लगती हैं। ना समझ में आया तो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इकोनॉमिक कपलिंग, असलियत में अमेरिका और यूरोप की एक खास बात क्या थी? अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये ज्यादा चालाक थे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कम की, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम की, या यूं कहें ना के बराबर की। इन्होंने पाकिस्तान को एड दी, इन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया,
और उन्होंने पाकिस्तान को अलग अलग लेवल पर फंड्स जारी किए ताकि पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल करे अपने देश में। लेकिन साथ में ये लोग ये भी जानते थे कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट या जो एलीट क्लास है ये इस पैसे को करप्शन के प्रोसेस के थ्रू खाएगी और अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर देगी यूरोप और अमेरिका के अंदर। यानी पाकिस्तान के खाते में यूरोप का कर्जा तो रखा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया कि कहां खर्च हो गया। वहीं अगर चाइना को देखोगे तो चाइना ने दूसरा खेल खेला। चाइना ने पाकिस्तान को लोन या फंड्स ना देकर चाइना ने वहां किया इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के मामले में यह किया कि भैया इसमें हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इस काम को करने के लिए, पुल बनाने, रोड बनाने या किसी भी काम के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनी ही आएगी। अब वो चाइनीज कंपनी आएगी और चाइनीज लेबर आएगी। अब वो सारी की सारी चाइनीज कंपनी और चाइनीज लेबर इस पैसे को वापस चाइना ले जाएगी। अब दोनों केसेस में समझिए कि अमेरिका और यूरोप ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पैसा दिया, और वो पैसा उसके अमीर आदमी ने किसी ना किसी तरीके से लूट के वापस अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी इस एलीट क्लास की, उस उच्च वर्ग की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अमेरिका और यूरोप में हैं। चाहे आप मुशर्रफ को देखें, चाहे आप इसका जो दूसरा प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ को देखें, चाहे आप तीसरे को देखें इमरान खान को देखें, चाहे कोई भी हुए, या तो इनकी प्रॉपर्टीज दुबई में है या फिर इनकी प्रॉपर्टीज ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है। और ब्रिटेन के अंदर तो इन लोगों की लॉबी इतनी जबरदस्त है कि ब्रिटेन वाले किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वोट बैंक भी मायने रखता है और पाकिस्तान की एक लॉबी बहुत स्ट्रांग है वहां पर वोट बैंक के मामले में। अब यहां अगर आप देखते हैं तो यहां से इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो करप्शन मनी थी वो भी एक बड़ा अमाउंट, करप्शन का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो गया प्रॉपर्टीज इन यूरोप और अमेरिका। तो असलियत में 2015 से पहले आप अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टर था, अमेरिका और उसकी ग्रुप। अब प्रॉब्लम यह है कि एक नया बंदे की या नई पावर की एंट्री हो गई, वो है चाइना। और अब अमेरिका के, पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा एक लोन है। चाइना तो वैसे भी डेट ट्रैप में फंसाता है, तो बहुत बड़ा लोन है। लेकिन डिपेंडेंसी जो है इस एलीट क्लास की वो अमेरिका और यूरोप के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा एलीट क्लास अमेरिका और यूरोप में बसा हुआ है। इनमें एक नया बंदा निकल कर आया था, इमरान खान, और वो इमरान खान असलियत में प्रो चाइना साफ था। हालांकि टीवी पे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स भी हैं और टीवी डिबेटर्स भी हैं, उनका कहना यह था कि इमरान खान अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन मेरे को, अमेरिका के कहने पर चल रहा है, लेकिन मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। जबकि बाकी एलीट क्लास जो है उसका इन्वेस्टमेंट अमेरिका के पास है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जहां तुम्हारा घर होगा, बिजनेस होगा, लोन, पैसे वैसे सारे वहां रखे होंगे, तो तुम उसका लॉयल बनोगे ही बनोगे। और इमरान खान के पास अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि इमरान खान की बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज में हो। तो इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना वो असलियत में एक बड़ा चैलेंज कहो या बड़ा अचीवमेंट कहो अमेरिकन के, मतलब बड़ा अचीवमेंट कहो पाकिस्तान के लिए, और चैलेंज था अमेरिका के लिए। इमरान खान के टाइम पर और ज्यादा तेजी से इन्वेस्टमेंट होता है, सब चीजें होती हैं। अमेरिका इस चीज को समझ जाता है कि भाई असलियत में चाइना जो है वो न्यू प्लेयर इन पाकिस्तान बन चुका है, न्यू प्लेयर इन पाकिस्तान बन चुका है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। अमेरिका समझ चुका है कि चाइना पाकिस्तान का एक नया खिलाड़ी है और अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते।
आप इसे ये नहीं कह सकते कि भैया आप क्या नाम है भाग जाओ क्योंकि सारा ये तो हमारा है, सब चीजें हैं, समझे असलियत में। और यही रीजन है कि क्योंकि चाइना जो है वो न्यू प्लेयर बन गया है, तो यहां से खेल अब शुरू होता है। अमेरिका एक चीज ये भी जानता है कि राइज ऑफ चाइना हो रहा है, समझे। और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सरकार के बारे में भी जानता है कि इमरान खान कैसे भी करके चाइना के फेवर में बात करता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने यही तो खेल खेला कि उसने अपने आप को यहां इस अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया। अफगानिस्तान से बहुत तरीके से बाहर तो निकाला, लेकिन 85 बिलियन डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर चला गया। आप मुझे ये बताइए, तालिबान जो कि पहले से ही आतंकवादी समूह है, ओसामा बिन लादेन के नाम पर वो 20 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा, और यहां पर सिचुएशन ये है कि यहां चाइना जो है वो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के ऊपर डोमिनेंस बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका कहता है ठीक है, मैं अफगानिस्तान खाली करके चला जाता हूं। आप उनको सुनिएगा, क्या नाम है, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स में सबसे बुरी चीख अगर किसी की निकली थी तो वो चाइना की निकली थी। चाइना ने कहा कि आप किसी देश को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। यानी चाइना चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका रहे, क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहेगा, इस पूरे इलाके के अंदर जितना टेररिज्म है वो दबा रहेगा। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के मामले के अंदर चौधरी बना रहेगा और मामला उसके फेवर में रहेगा। लेकिन असलियत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट काशगर से लेकर एक बड़ा, इनफैक्ट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो नाम है चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कर रखा था। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कर रखा था सी पैक नाम से। सी पैक में कराची और उसके बाद ग्वादर पोर्ट और एक दो रोड्स इस तरीके से भी आ रहे हैं। प्रॉब्लम सी पैक की नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के ऊपर कब्जे की है, क्योंकि यहां पर अब जो इस पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लेगा वही बाजी मार जाएगा। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अमेरिका इस चीज को समझ चुका है कि चाइना जो है वो अपने डेट ट्रैप के नाम पर पाकिस्तान को फंसाने की तैयारी में है, कंट्रोल करने की तैयारी में। सबसे पहले तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला ताकि इस पूरे रीजन में टेररिज्म फैल जाए। अमेरिका यहां से निकला ताकि पूरे रीजन में टेररिज्म फैल जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का एक नया लेवल आए और यहां पर वो जो पश्तून इलाका वाला है, पश्तूनिस्तान की जो डिमांड है, और अप्रोक्सीमेट 30% पाकिस्तान के रीजन जहां पर पश्तून पॉपुलेशन रहती है, और वार मतलब अफगान वॉर के टाइम पर जितने पश्तून लोग आए वो सारे मतलब अफगानिस्तान से भाग के आए वार जोन से, और सारे के सारे कराची के अंदर आकर रह जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन ऑफ पश्तून आज के दिन कश्मीर के वो कराची के अंदर है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब फंस चुका है। यहां चाइना कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग काम कर और इस टेररिज्म का गला दबा। अमेरिका कह रहा है कि हथियार तो मैं भी दे रहा हूं, टेररिज्म के नाम पे पंगे ले। पाकिस्तान, मजे की बात यह है कि चाइना और अमेरिका दोनों के दोनों पाकिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। अमेरिका जानता है कि टेररिज्म के नाम पर जितना पैसा हम पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान उतना ज्यादा हमारे कर्ज में और दबता चला जाएगा और हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा। होना जाना कुछ है नहीं। अबे टेररिज्म कभी भी हवाई जहाज से गोले बरसा के नहीं रोका जा सकता।
टेररिज्म को रोकने के दो तरीके होते हैं और वो दोनों तरीके एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसने हथियार उठा रखे हैं उसको गोली मारो, और जो आम आदमी अमन पसंद है उसको तरक्की दो। दो चीजें साथ साथ। इंडिया कश्मीर में यही तो कर रहा है, जो हथियार उठा रहा है उसे गोली मार रहा है, और जो हथियार ना उठाकर पत्थर भी मार रहा है उसे भटके हुए नौजवान कह रहा है, चुपचाप समझा रहा है और तेजी के साथ डेवलपमेंट दिखा रहा है। आम आदमी को जब तेजी के साथ डेवलपमेंट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जबरदस्त लेवल पर तेजी के साथ डेवलपमेंट दिखाई देनी शुरू हो जाती है आम आदमी को, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो क्यों हथियार उठाएगा। अब पाकिस्तान इसी चीज में फंस चुका है। फंस इसलिए चुका है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जो पैसा था वो अमेरिका से आया और अमेरिका और यूरोप चला गया, चाइना से आया और चाइना यूरोप चला गया। यहां पैसा नहीं है। और भूखा परिवार में अगर गरीबी हो, भूखमरी हो, तो लड़ाई ज्यादा होती है। आपस में ये याद रखिएगा। अगर गरीबी और भूखमरी है तो लड़ाई ज्यादा होगी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होगी। यही सिचुएशन यहां पर है। इसे समझिए कि लड़ाई है, गरीबी है, भूखमरी है, जबरदस्त लेवल पर है, समस्या है, बहुत तगड़ी समस्या है। और इसीलिए पाकिस्तान इस टेररिज्म को रोक नहीं पा रहा। अफगानिस्तान वाले बढ़ चढ़ के हमला कर रहे हैं, तालिबान टीटीपी बढ़ चढ़कर हमला कर रहा है। चाइना इस चीज से तो चिढ़ा हुआ है कि तू टेररिज्म नहीं रोक रहा, लेकिन इस चीज से ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि अमेरिका से पैसा क्यों ले रहा है। और इसीलिए अब खबरें आ रही हैं कि चाइना तालिबान के साथ सांठगांठ कर रहा है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। चाइना अफगानिस्तान के साथ सांठगांठ करके अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की अगर बात कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा से तालिबान को सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस समय पर अमेरिका की गोद में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोचकर देखिए पाकिस्तान की हालत। जो तरीका पाकिस्तान ने रशिया यानी यूएसएसआर को हराने के लिए इस्तेमाल किया, जो तरीका पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हराने के लिए इस्तेमाल किया, वही तरीका अब चाइना इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। टेररिज्म को फंडिंग करके, खासकर तालिबानी गवर्नमेंट को फंडिंग करके, ताकि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग करे और पाकिस्तान में उबाल आए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहा है। पाकिस्तान पर दबाव आएगा तो हो सकता है वो चीन से भी बात करे, हो सकता है वो अमेरिका के साथ छोड़ दे। यानी पाकिस्तान अब एक बैटल ग्राउंड बन चुका है दो सुपर पावर का। जो बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान 1979 में बना था, वो बैटल ग्राउंड अब पाकिस्तान बन चुका है 2015 के बाद। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये बैटल ग्राउंड दुनिया के अंदर परेशानी क्रिएट कर पाकिस्तान को बर्बाद करके खड़ा कर दे। हिंदुस्तान के लिए समस्या ये है कि ये बैटल ग्राउंड हिंदुस्तान के जस्ट नेक्स्ट डोर है। हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। वहां की गोलियों को तो छोड़ो, वहां की हवाएं भी इतनी ज्यादा प्रदूषित होंगी। हवाएं मतलब विचार, वहां के लोग, वहां की खबरें, कि हमारे देश को भी परेशान करेंगी। और ये बैटल ग्राउंड बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि ये रिलीजन बेस्ड बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। और रिलीजन बेस्ड बैटल ग्राउंड किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक टॉपिक है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब चीन पाकिस्तान का दुश्मन कैसे बनता जा रहा है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।